टेस्ट कंस्ट्रक्शन, परीक्षण निर्माण। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स एंड मेजरमेंट के सेक्शन 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि लेक्चर सीरीज का आज का ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद भी हम सेपरेट टॉपिक्स के ऊपर क्लासरूम लेक्चर शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए जो ये आज का फाइनल वीडियो है, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीनिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट का मीनिंग क्या है, और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किसे कहते हैं, और स्टेप्स क्या होते हैं इसके, और टाइप्स ऑफ आइटम्स क्या हैं, और आइटम राइटिंग क्या है, और टाइप्स ऑफ आइटम्स क्या होते हैं। ऐसे हैं जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आइटम होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ लेंगे। और आइटम एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि डिफिकल्टी आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ये सब क्या है। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसको मनोवैज्ञानिक मापन भी हम कह सकते हैं, तो ये क्या होता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी यूज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंस्ट्रक्ट देम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टों को यूज करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं और उनका क्यों यूज होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, स्केलिंग के लिए इनका यूज होता है। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज ए टर्म दैट रिफर्स टू यूज द साइकोलॉजिकल, इट रिफर्स टू ऑल द पॉसिबल यूजेज, एप्लीकेशंस की जैसी बात है। अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। इन सब बातों से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जुड़ा हुआ है। ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड मेजर quantitatively or qualitatively one or more than one aspect of a trait by means of a sample of verbal or non-verbal behaviors, or a psychological test is an objective and standardized measure of sample of behavior। तो ये तो एक डेफिनेशन के रूप में इसको समझने की बात है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल होता है, स्केल होता है, जो कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजरमेंट के लिए और अन्य उसके यूजेज के लिए उसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो इसका पर्पस क्या है साइकोलॉजी में टेस्ट का, साइकोलॉजी में टेस्ट कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्या है। जब स्किल्स होते हैं साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेज और बिहेवियरल साइंसेस में, उनका क्या पर्पज है। तो इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन द पर्पज ऑफ ए टेस्ट इज टू फोल्ड। फर्स्ट is attempts to compare the sample individual on two or more than two aspects of a trait। तो एक तो ये कहते हैं कि कंपैरिजन के लिए, सबसे पहला तो इसलिए यूज है। फर्स्ट हो गया कंपैरिजन के लिए, ट्रेट्स के बीच में अंतर के जानने के लिए। और सेकंड, टू और मोर देन टू पर्सन्स में बी कंपेयर्ड ऑन द सेम ट्रेट। एक ही ट्रेट में भी दो लोगों की तुलना हो सकती है। सच ए मेजरमेंट में भी इधर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो उन्होंने कहा कि द सेम इंडिविजुअल ऑन टू और मोर देन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेट। एक तो एक ही इंडिविजुअल को या तो एक ट्रेट या एक से ज्यादा ट्रेट्स के रूप में उनका अध्ययन हो सकता है, और दूसरा कि दो या दो से ज्यादा लोगों का भी अध्ययन हो सकता है। तो ये पर्पज की बात है। तो सीधे सीधे अर्थ में कहें कि ट्रेट्स का मेजरमेंट करने के लिए और जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मेजर करने के लिए टेस्ट की आवश्यकता होती है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, अच्छे टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली जो और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी होना, सब्जेक्टिविटी का न होना है, ताकि जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह, ताकि उनकी बनी रहे। जिस भी हम कॉन्स्ट्रक्ट को जांचना चाहते हैं उसकी ही जांच हो, न कि कोई अन्य उसकी हो। उसके लिए सबसे आवश्यक बात है ऑब्जेक्टिविटी का होना, वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। और दूसरा जो रिलायबिलिटी का, विश्वसनीयता क्या है, हम लास्ट लेक्चर में इसको काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि विश्वसनीयता होता है, अगर एक ही जैसे परिणाम टेस्ट की ऐसी क्षमता है कि बार बार देने में सक्षम है, कंसिस्टेंसी है उनके रिजल्ट में, तो टेस्ट रिलायबल माना जाता है। और वैलिडिटी का अर्थ होता है वैधता, जिसको कहते हैं कि वैलिडिटी जिस भी कंस्ट्रक्ट को, जिस भी कॉन्सेप्ट को या जिस भी बात को हम मेजर करना चाहते हैं, अगर टेस्ट जो हम डेवलप करना चाहते हैं वह टेस्ट उसी कॉन्सेप्ट को
या उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर करता है या करता हो प्रतीत होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट रिलायबल है। और जहाँ नॉर्म्स की बात है तो ये तीन जो बेसिस हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये विशेषताएं भी हैं उस टेस्ट की, आवश्यकता भी है, या जो भी हम उसको कहें। तो नॉर्म्स क्या है? मानक जिसको कहते हैं कि भाई जो हम टेस्ट हमने डेवलप किया तो उनके रिजल्ट्स का अर्थ क्या होगा। तो वही अर्थ जो जानना है, उनके लेवल्स को जानने की बात है, तो उनको नॉर्म्स यानी मानक कहते हैं। वो एज से भी हम एज के आधार पर वो बने बने बनाए जाते हैं मानक। अब ये कोई फर्दर लेक्चर का डिस्कशन होगा। जैसे ग्रेड नॉर्म्स होते हैं, ग्रेड के आधार पर परसेंटाइल नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स होते हैं, और फाइनल जो विशेषता है एक अच्छे टेस्ट की, वो है प्रैक्टिकेबिलिटी। व्यवहारिकता भी होना बहुत आवश्यक है। अपने कोई ऐसा टेस्ट बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा लेंथी आइटम्स हैं या बहुत कम हैं, या ऐसा टेस्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसको कर पाना ही मुश्किल है, तो ऐसा टेस्ट ना हो कि व्यवहारिकता भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी बातें अच्छे टेस्ट की विशेषताएं हैं जो टेस्ट को डेवलप करने के लिए या डेवलप करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और रखे जाने योग्य हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट की स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। किसी भी टेस्ट के कंस्ट्रक्शन में, उसके निर्माण में, परीक्षण के निर्माण में वो कौन से स्टेप्स हैं जो उठाता है एक एक्सपर्ट टेस्ट को डेवलप करने से पहले। तो वो बात क्या है? तो द डेवलपमेंट ऑफ ए गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट requires thoughtful and sound application of established principles of test construction before the real work of test construction. तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन की मैं आगे बढ़ने से पहले, द टेस्ट कंस्ट्रक्टर takes some broad decisions about the major objectives of the test in general terms and population for whom the test is intended, and also indicates the possible conditions under which the test can be used and its important uses. तो टेस्ट के कंस्ट्रक्शन में या टेस्ट के निर्माण में आगे बढ़ने से पहले, या उस कार्य को करने से पहले पहले ये जानना आवश्यक है कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो टेस्ट के कंस्ट्रक्शन में, उसके निर्माण में, परीक्षण के निर्माण में उठाए जाते हैं। सबसे पहला है उसमें है प्लानिंग का होना, योजना। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर उसको सही ढंग से हम पूरा करना चाहते हैं या उसको समाप्त करना चाहते हैं, अगर सिस्टमेटिकली ढंग से उसको एक एंड में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग का होना आवश्यक होता है। ऐसे ही टेस्ट कंस्ट्रक्शन में प्लानिंग होनी बहुत आवश्यक है। जो भी हम टेस्ट बना रहे हैं, कैसा टेस्ट है, वो किस कॉन्सेप्ट को जांच करेगा, किस बात का वो मेजरमेंट करेगा, तो उसकी प्लानिंग होना आवश्यक है कि हम किन लोगों के ऊपर करेंगे, उसकी जांच, पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कौन से मेथड हम उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के अप्लाई कर सकते हैं। सब बातें शुरुआती ढंग से एक प्लान के तौर पर एक टेस्ट कंस्ट्रक्टर उसको बनाता है। और दूसरे में फिर बात आ जाती है कि राइटिंग आइटम्स फॉर द टेस्ट। अब प्लानिंग तो कर ली, अब प्लानिंग के अंदर ही हम ये भी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि आइटम राइटिंग का। क्योंकि टेस्ट के जो यूनिट्स होती हैं या उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, तो किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने भरा होगा, तो जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसके माध्यम से पार्टिसिपेंट से हम जान पाते हैं उनके एटीट्यूड को, उनके राय को, उस कंसेप्ट को लेके, या हम जिसको मेजर करना चाहते हैं उस कंसेप्ट के ऊपर। तो उस तब उन क्वेश्चंस को जो लिखने की प्रक्रिया है उसको आइटम राइटिंग कहा जाता है। तो आइटम राइटिंग अगला स्टेप है कि आइटम कैसे राइट किया जाए, कैसे किया जाए, एक्सपर्ट लिखें या वो खुद लिखे जो बनाना चाहता है, तो वो नेक्स्ट स्टेप होता है। और उसके अंदर भी आइटम राइटिंग के भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसकी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और तो फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। आइटम राइटिंग हो गया, उसके बाद टेस्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वह प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मतलब प्रारंभिक उसका परीक्षण करता है, उसको जांच करता है, या उसको
भरवाता है पार्टिसिपेंट्स का, अगर उसको एक सामान्य सीधी भाषा में कहें, उसको कहेंगे प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रारंभिक उसको यूज किया जाता है, उसको व्यवहार में लाया जाता है, उससे पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है, उसको आगे काम को बढ़ाया जाता है। जिससे कि जैसे हमने बना लिया 50 या 100 आइटम्स का एक क्वेश्चन है, तो हम उसको जो भी हमारे प्रपोज्ड हमारा जो सैंपल है जिसके ऊपर हम हमारा टेस्ट का निर्माण करना चाहते हैं उनको दे देते हैं, उन आइटम्स पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, उस क्वेश्चन आयर पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिलायबिलिटी का आ जाता है कि रिलायबिलिटी क्या करना। अब हमने प्लानिंग की, फिर आइटम राइटिंग की, फिर एडमिनिस्ट्रेशन किया टेस्ट का, और फिर आ जाता है जिसको क्रियान्वयन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आ जाता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता की जांच। अब हमने देख लिया कि हमने जो टेस्ट भरवाया पार्टिसिपेंट्स के हमें रिस्पॉन्सेज जो मिल गए, तो हमने यह जानना है उस रिस्पॉन्सेज के माध्यम से हमारा टेस्ट जो है कंसिस्टेंट है कि नहीं, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जो पार्टिसिपेंट आज जो आंसर दे रहा है वो कुछ दिन बाद अगर हम उस टेस्ट को भराएं तो उन आज के उन फ्यूचर के उन्हीं पार्टिसिपेंट्स के ऊपर किए हुए उस टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या वही रिजल्ट आएंगे, तो उसको रिलायबिलिटी ज्ञात करना कहते हैं। तो वह उसकी अगली प्रक्रिया है वैलिडिटी। वैलिडिटी ज्ञात की जाती है, वैधता ज्ञात की जाती है कि हम जो हमने टेस्ट का निर्माण किया है क्या वह टेस्ट उसी वैल्यू या उसी कॉन्सेप्ट को माप रहा है जिसके लिए बनाया गया। जैसे बात करें हमने इंटेलिजेंस का टेस्ट बना रहे हैं, तो क्या हमारा जो हमने जो आइटम्स लिखे हैं वो क्या इंटेलिजेंस को ही माप रहे हैं, किसी अन्य बात को तो नहीं माप रहे। तो उसके लिए वैलिडिटी की जांच की जाती है। अब यहाँ पर हम किसी अन्य टेस्ट के साथ उसका संबंध देख के भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कोई पहले से डेवलप्ड इंटेलिजेंस का स्किल है, उसके साथ हमारे टेस्ट का हम संबंध देख लें कि आपस में उनका कैसा संबंध है। अगर वो धनात्मक है, सिग्निफिकेंट है, तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा टेस्ट वैलिड है, वैलिडिटी है उसमें। और जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्रिपरेशन फॉर ऑफ नॉर्म्स ऑफ द फाइनल टेस्ट। उसके बाद नॉर्म्स का निर्माण, मानकों का निर्माण फिर होता है, जिससे कि हम आइटम्स का जो भी रिजल्ट्स आए उनके अपर एंड मिड लेवल और लोअर एंड का निर्धारण कर सकें कि उन जो आइटम्स में जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, जो रिजल्ट आएगा क्वेश्चंस का, जो अंक में हमें प्राप्त होंगी जो संख्या है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसके नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो वह प्रक्रिया आती है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन का, वह प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट। तो मैनुअल का बनाना कि हमने जो प्रक्रिया की उस सारी प्रक्रिया उस मैनुअल में छपती है, बनाई जाती है। आप पूरा उसमें बताते हैं कि हमने ऐसे आइटम राइटिंग किया और इस ढंग से एक्सपर्ट से एनालिसिस किया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इतने लोगों के ऊपर हुआ, इतने पार्टिसिपेंट्स थे। उसके बाद रिलायबिलिटी हमारी ये वैल्यू है, रिलायबिलिटी इतने अंकों में प्राप्त हुई, और वैलिडिटी यह थी, नॉर्म्स हमारे ये हैं। तो उस मैनुअल का प्रिपरेशन होता है और उसका रिप्रोडक्शन होता है। फिर हमारा टेस्ट, फिर रिप्रोडक्शन होता है, एक वैलिड टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहलाता है। तो वो एक टेस्ट कंस्ट्रक्शन की स्टेप है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे वो अन्य किसी बिहेवियरल सोशल साइंसेस से रिलेटेड टेस्ट हो, तो उनकी जो प्रक्रिया है वो यही है निर्माण की। अब तो चलिए आगे जानते हैं, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। वह है कि आइटम क्या होता है। टेस्ट के स्टेप तो हमने जान लिए कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और अन्य बातों की तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने अभी यह जानना है कि आइटम क्या होता है। तो आइटम जो है, आइटम रिफर्स टू ए सिंगल टास्क और क्वेश्चन दैट यूजुअली कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी स्मॉलर यूनिट्स। तो ये तो एक परिभाषा के रूप में इन्होंने कहा है, बीन जो विद्वान है, कि एक ऐसा टास्क है या ऐसा क्वेश्चन है जो उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे ब्रोक डाउन नहीं हो सकता। और सामान्य अर्थ में कहें तो आइटम जो होता है हमारा टेस्ट का, हमारी स्केल की एक इकाई होती है जिससे कि मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट किया जाता है, या जिसके माध्यम से हम रिस्पॉन्सेस प्राप्त करते हैं। और वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है आइटम, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उस टेस्ट का आइटम। तो दो टाइप्स के आइटम हमें देखने को मिलते हैं। पहला ऐसे टाइप आइटम जिसमें निबंधात्मक आइटम होते हैं,
और दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव आइटम। ऑब्जेक्टिव मतलब हम उनको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें रिस्पॉन्ड करना होता है। ऐसे टाइप आइटम में ऐसे लिखना होता है, ऐसे के माध्यम से उन्होंने आंसर देना होता है, जैसे कि टीएटी वगैरह टेस्ट होते हैं और रोड साक के टेस्ट हैं। ये सब या स्पेशली टीएटी को ही अगर हम कहें तो निबंधात्मक टेस्ट उसको कह सकते हैं, कि एक स्टोरी लिखनी होती है पार्टिसिपेंट को, तो उसको ऐसे टाइप आइटम कहेंगे, उस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है। और ऑब्जेक्टिव आइटम्स ज़्यादातर देखते हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं या जो भी इतनी भी आजकल परीक्षा प्रणाली है ऑब्जेक्टिव ही है। तो अब बात करते हैं कि गुड टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, एक अच्छा टेस्ट होने के लिए क्या बातें आवश्यक है। तो क्लैरिटी इन मीनिंग, अर्थों में स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ, जो भी आइटम लिखा हुआ है वो स्पष्ट हो, समझे जाने लायक हो, ताकि एक एरर ना आए, ताकि वो एक खराब आइटम सारे उन अच्छे आइटम्स के जो हमारी स्केल में है उनको प्रभावित ना करे। तो इसलिए क्लियर होना आवश्यक है। अर्थों में एक स्पष्ट अर्थ निकलता हो उसका, उस कल्चर से जुड़ा हुआ, जिस कल्चर में हम, जिस कल्चर के पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हम अपना टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं। और तो नेक्स्ट होता है रीडिंग, क्लैरिटी इन रीडिंग। रीडिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने तो ये बात कर ली कि मीनिंग में क्लैरिटी कैसे होती है, क्या उसका यूज है। हमें जाने की रीडिंग में क्लैरिटी हो, पढ़ने में भी स्पष्टता हो। मीनिंग में तो स्पष्टता होनी चाहिए और रीडिंग में भी स्पष्टता होनी चाहिए। अब उसकी क्या आवश्यकता है, जो सामान्य बात है। अब नॉट टू इजी और नॉट टू लॉन्ग, न इतना ज़्यादा सरल हो प्रश्न की सब हल कर लें, और इतना इतना कठिन हो कि कोई भी हल न कर पाए। तो ये सारी बातें आइटम राइटिंग में और एक अच्छे टेस्ट में होनी चाहिए। और उसके बाद डजेंट एनकरेज गेस वर्क। जैसे मान लीजिए हम किसी इंटेलिजेंट टेस्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आइटम्स ऐसे ना हो जो गैस के माध्यम से अनुमान लगा सकें, या अच्छा होने का, अच्छा या पॉजिटिव रिस्पांस का जो पार्टिसिपेंट है अनुमान लगा के उसको आंसर कर दे या रिस्पॉन्ड कर दे। इस प्रकार का आइटम ना हो, या इतना सरल ना हो, ना इतना हार्ड हो, और उसमें एक गैस होने की संभावना ना हो। यह भी एक विशेषता है उस टेस्ट की, उस आइटम्स की। और गेट्स टू द पॉइंट, और जो आइटम्स हैं वो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात की, क्लैरिटी, मीनिंग हो, रीडिंग हो, तो सारी बातें अच्छे आइटम्स की अच्छे एकांश जिसे हिंदी में कहती है उनकी विशेषताएं हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, रिटर्न है, इसको नोट किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स के द्वारा। और नेक्स्ट है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर आइटम राइटिंग। आइटम राइटिंग्स के लिए वो जनरल गाइडलाइंस क्या है। ये तो विशेषताएं की बात हमने कर ली, और चूंकि ये सिलेबस में कवर होनी है बात, इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाए। तो गाइडलाइंस जो है, वो जो टेस्ट का कंस्ट्रक्टर होता है वो कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करता है, वह अवॉइड करता है किनको, यूजिंग नॉन फंक्शनल वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करता है जो फंक्शनल नहीं है, जो उससे जैसे क्लियर नहीं है मीनिंग में, रीडिंग में क्लियर नहीं है, जैसे कि हमने पहले बात की। और वर्ड्स दैट मेक नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स। बात ये क्लियर नहीं हो, मीनिंग उनका ना निकलता हो, और फंक्शनल ना हो, प्रभावकारिता ना हो, तो ऐसे आइटम्स को हटा दिया जाना चाहिए। और जो नेक्स्ट बात है वो यह है कि he writes items that are adaptable to the level of understanding of different types of respondents। तो वो सभी प्रकार के रिस्पोंडेंट्स के लिए समझे जाने लायक हो तो आइटम, अगर नहीं है तो ऐसे आइटम को वो हटा दिया जाना चाहिए, या उसको अंडरस्टैंड होने लायक बनाना चाहिए, कि सभी रिस्पोंडेंट्स उसकी भाषा को भी समझ सकें, उसके अर्थ को भी समझ सकें। इस प्रकार का वो आइटम होना चाहिए। और जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति है, जिसको टेस्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे, तो जो टेस्ट का कंस्ट्रक्टर है वो अवॉइड करता है स्टीरियोटाइप्स वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो स्टीरियोटाइप्ड हैं, ऐसे वर्ड्स को परीक्षण निर्माता उसको अवॉइड करता है, उसने अवॉइड करना चाहिए। और ही अवॉइड्स आइटम दैट प्रोवाइड इररिलेवेंट क्लूज, ऐसे जो कि निरर्थक क्लूज उससे निकलते हो, ऐसे आइटम को भी अवॉइड करें टेस्ट कंस्ट्रक्टर।
such as items with the same order of the correct answer. तो ऐसे हो कि एक ही प्रकार के एक ही जैसे ऑर्डर के आइटम ना हो। और जो फाइनल बात है, ही अवॉइड्स आइटम्स दैट कैन बी आंसर्ड ओनली बाय रिफरिंग टू अदर आइटम। और ऐसे आइटम जो हो जो दूसरे आइटम से संबंध रखते हैं, उस आधार पर उस आइटम का आदमी गेस कर सके, ऐसा आइटम ना हो। तो जो ऊपर की विशेषताएं हैं, उन्हीं बातों को नीचे प्रैक्टिकल में बताया गया है गाइडलाइंस के लिए। जो गाइडलाइंस होती हैं अच्छे आइटम के राइटिंग में, वह उन विशेषताओं से जुड़ी हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। तो हमने जान लिया इसमें कि आइटम क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एक अच्छे आइटम की क्या विशेषताएं होती हैं, और आइटम राइटिंग के लिए कौन सी गाइडलाइन है जो अपनानी चाहिए, कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आइटम राइटिंग में आती हैं, उनकी हमने एक नज़र यहाँ पर डाल लिया। अब तो नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, जो कि फाइनल स्लाइड है कि आइटम एनालिसिस क्या है। आइटम तो हमने राइट कर लिया, भाई हमको क्या है कैसे पता चलेगा कि जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं वो सही हैं कि नहीं है, वो सही है कि गलत है, वो सब आइटम एनालिसिस के माध्यम से पता चलता है। तो उसके जो दो बातें होती हैं उसमें मुख्य आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन। जो एकांश की जो कठिनता होती है वो, और दूसरा आइटम की विभेदीकरण की जो शक्ति होती है, वो दोनों बातें आइटम एनालिसिस का पार्ट है। और नेक्स्ट आइटम डिस्ट्रैक्टर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वह भी उससे कितना हद तक संबंधित है उसकी भी बात करेंगे। तो आइटम डिफिकल्टी है इज द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं ज़्यादा कठिन है और नहीं ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, जैसे कि हमने उन विशेषताओं की बात की थी। वन एन आइटम इज वन दैट एवरी पार्टिसिपेंट इधर गेट्स रॉन्ग और करेक्ट। ऐसा न हो कि हर व्यक्ति उसको सही बन कर ले या कोई भी उसको सही न कर पाए। तो उसकी जो इंटेंसिटी है, जो आइटम की जो डिफिकल्टी लेवल है, वह मिड लेवल का ही होना चाहिए। इट डिक्रीजेज एंड टेस्ट रिलायबिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा सरल है, तो उससे क्या होगा कि रिलायबिलिटी में असर आता है। तो इसलिए मिड लेवल की ही डिफिकल्टी होनी चाहिए, आइटम डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। और उसको कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं, इसको तो हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो कंसेप्चुअल समझने की बात करेंगे। इफ एवरीवन गेट्स ए पर्टिकुलर आंसर करेक्ट, there's less of a way to tell who really understand the material with deep knowledge। अगर हर व्यक्ति उसको सही कर देगा आइटम को, और हर व्यक्ति गलत है, तो उससे भी रिलायबिलिटी हमारी सही नहीं रहेगी। और हर व्यक्ति अगर सही कर देगा तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जो कि टेस्ट का एक मूल उद्देश्य है, टेस्ट का कंस्ट्रक्शन का है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का अर्थ ही है कि ऐसा टेस्ट जो डिफ्रेंशिएट कर पाए। ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करे, या अपने गुणों को डिफ्रेंशिएट करे, या दो या दो से अधिक व्यक्ति के गुणों को डिफ्रेंशिएट करे। तो उसके लिए आवश्यक है नॉट टू इजी और नॉट टू हार्ड, नीदर टू इजी नॉट टू हार्ड, दोनों बातें होना आवश्यक है। और कन्वर्सली, इफ एवरीवन गेट्स ए पर्टिकुलर आंसर इनकरेक्ट, देन देयर इज नो वे टू डिफरेंशिएट दोज हु हैव लर्न द मटेरियल डीपली। तो दोनों ही बातों का होना बड़ा आवश्यक है। तो आइटम डिफिकल्टी लेवल मिड लेवल का ही रखा जाना चाहिए। उसकी क्या फॉर्मूला है, क्या तरीके हैं, वो भी नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जब भी हम आइटम एनालिसिस के ही ऊपर स्पेशली लेक्चर करेंगे या उसमें बनाएंगे। और नेक्स्ट है आइटम डिस्क्रिमिनेशन। आइटम डिफिकल्टी की क्या उपयोगिता हमने जान लिया, न इतना डिफिकल्ट हो कि कोई उसको हल नहीं कर पाए, और न इतना सरल हो कि उसको हर व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर दे सही सही। तो आइटम डिफिकल्टी लेवल कैसे सेट करना है, क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, क्या उसके मेथड हैं, कभी बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आइटम की जो विभेदीकरण करने की क्षमता है वह कैसे ज्ञात होती है, उसका क्या मतलब है, ये जानते हैं। तो डज द आइटम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड द मटेरियल एंड दोज हु डू नॉट। क्या जो आइटम है या जो एकांश है, क्या उन पार्टिसिपेंट्स को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं जो उसको समझ पाए। इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें तो वो जो आइटम हमने लिखा हुआ है, क्या वो आइटम उन स्टूडेंट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि जो जानने और न जानने वाले व्यक्ति के बीच, उसका जो आंसर जानते हैं या उसका जो आंसर जिसको नहीं पता, तो उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाने की क्षमता उस आइटम में होनी चाहिए। टेस्ट आइटम शुड suss out the varying degrees of knowledge participants have on material reflected by the percentage correct on test item. Desirable discrimination can be shown by comparing the correct responses to the total scores of participants.
तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन पावर है आइटम की, वह उसके क्या मेथड्स हैं, क्या फॉर्मूला है, कोई फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वह इस माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है कि जो करेक्ट रिस्पॉन्सेस हैं और टोटल स्कोर्स क्या है पार्टिसिपेंट्स, उनके बीच में गणितीय फॉर्मूलाज के माध्यम से हम उसको पता कर सकते हैं कि भाई जो करेक्ट रिस्पॉन्सेस हुए और जो टोटल टेस्ट स्कोर्स हुए पार्टिसिपेंट्स के, उनके बीच में अध्ययन करके भी हम आइटम डिस्क्रिमिनेशन के आइटम की डिस्क्रिमिनेटिव पावर को भी पता कर सकते हैं। तो दोनों बातें होनी बड़ी आवश्यक है आइटम में, टेस्ट में, कि आइटम की डिफिकल्टी लेवल और उसकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर का होना बहुत आवश्यक होता है आइटम में। तो इन्हीं दो चीज़ों की आइटम राइटिंग के बाद चेकिंग की जाती है, चेक किया जाता है इस बात को कि आइटम डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर क्या है। तो उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी नॉर्म्स वगैरह के। तो फिलहाल जो आइटम डिस्क्रिमिनेशन है, do participants who scored high overall have a higher rate of correct responses? क्या भाई जिसका स्कोर हाई आ रहा है, क्या उसमें उनका हाई स्कोर हाई या रिस्पॉन्सेस, करेक्ट रिस्पॉन्सेस उनके ज़्यादा हैं, या स्कोर हाई कैसे आ रहा है? तो ये सब बात आइटम डिस्क्रिमिनेशन का ही हिस्सा है, ये सब बातें चेक होती हैं। दोज हु स्कोर्ड लो ओवरऑल, कि जो जिनके हाई स्कोर आए उनके करेक्ट रिस्पॉन्सेज ज़्यादा होने चाहिए। तो यह इस बात से ज्ञात हो सकता है, यह डिस्क्रिमिनेशन पावर का पता चलता है। तो आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ये आइटम राइटिंग का, आइटम एनालिसिस का सबसे मुख्य भाग है। आइटम राइटिंग के बाद आइटम एनालिसिस पार्ट होता है टेस्ट के कंस्ट्रक्शन में। आइटम राइट किया जाता है, उसके बाद वो जाना जाता है कि इन आइटम में डिफिकल्टी पावर है कि नहीं, ये डिफिकल्टी लेवल कैसा है, और डिस्क्रिमिनेटिव पावर क्या है, विभेदीकरण करने की क्षमता है कि नहीं है इन आइटम्स में। और आइटम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं कि जो गैस को रोकने के लिए, गैस के अनुमान को जो टेस्ट के अंदर जब रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्स करने में उनका गैस का इफेक्ट ना आए, तो उसके लिए वहाँ पर आइटम डिस्ट्रैक्टर्स की भी भूमिका काफ़ी अहम होती है, जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स हम देखते हैं या और भी हाई कम्पिटेटिव एग्जाम्स हम देखते हैं यूजीसी नेट वगैरह में। तो जो आइटम डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिससे कि आदमी गैस न कर पाए। जिसको करेक्ट आंसर पता होगा वही आंसर कर सकता है, तो गैस से, अनुमान से, तुक्के से उसको सही नहीं कर सकता, तो उसको आइटम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। फॉर मल्टीपल चॉइस एग्जाम डिस्ट्रैक्टर्स प्ले significant role to test item effectively distract test takers from the correct responses. For example, if a multiple choice question has 4 possible responses, are 2 of the answers are obviously incorrect, thereby rendering the item with a 50-50% chance of correct response. When distractors are ineffective and obviously incorrect, as opposed to being more discussed, then they become ineffective in assessing participant knowledge. An effective distractor will attract test takers with a lower overall score than those with a higher overall score. तो ये तीन बातें यहाँ पर आइटम एनालिसिस की हमने यहाँ पर लिखी हैं। जो मेन बात होती है आइटम एनालिसिस की, आइटम डिफिकल्टी लेवल का होना और डिस्क्रिमिनेटिंग या डिस्क्रिमिनेशन पावर होना आइटम का, ये आवश्यक होता है। तो हमने आज के इस लेक्चर में जाना कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, आइटम क्या है, आइटम के टाइप्स क्या है, आइटम राइटिंग क्या है, आइटम राइटिंग के स्टेप्स क्या हैं, एक अच्छे आइटम क्या विशेषताएं होती हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, वो आइटम राइटिंग के टाइम ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं, और नेक्स्ट स्टेप जो आइटम एनालिसिस का होता है उसमें क्या मुख्य बातें हैं, आइटम डिफिकल्टी क्या है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये सब बातें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट से जुड़ी हुई हैं। जो इस लेक्चर सीरीज का, जैसा कि हमने इस होल लेक्चर सीरीज में साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स की बात की है, मेजरमेंट की बात की है, तो साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स हमने स्टेट्स को पढ़ा, स्टेट्स को जाना, और जो मेजरमेंट वाली बात है हमारे इस पेपर में, तो हमने जाना कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है, टेस्ट कैसे डेवलप होते हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, और टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है, कि टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है और उसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है। इस सब प्रोसेस में सारी बातें आ जाती हैं जो हमने इससे पहले का लेक्चर डाला है रिलायबिलिटी वैलिडिटी और नॉर्म्स का,
स्टैंडर्डाइजेशन का और टेस्ट कंस्ट्रक्शन का, ये आपस में जुड़ी हुई लेक्चर्स हैं। और इस लेक्चर के साथ ये लेक्चर सीरीज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, और फ्यूचर में हम सेपरेट टॉपिक्स के ऊपर, स्टेट्स के और टेस्टिंग के, उनमें लेक्चर शेयर करेंगे, क्लासरूम लेक्चर्स को शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए लेक्चर सीरीज का यहाँ पर लेक्चर सीरीज को मैं समाप्त करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी प्रकार नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए, नॉलेज शेयर के लिए हमसे जुड़े रहें, और स्टेट्स के फर्दर लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। तो मिलते हैं फ्यूचर लेक्चर्स में। थैंक यू।